ठीक। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2022 कब होना संभावित है? 21 मई। परीक्षा के होने की जो संभावना है, अभी अपन केवल संभावना ही कह सकते हैं, क्योंकि 21 मई को होगी नहीं होगी ये तो आयोग ही डिसाइड करेगा, लेकिन अपन ये मान सकते हैं कि 21 मई को ये परीक्षा होगी, 21 मई 2023। तो 21 मई 2023 तक हम यूनिट 7 और यूनिट 9 से संबंधित टॉपिक वाइज इतने ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। और टॉपिक सबसे पहला कौन सा दिया है? विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों के अंतर्गत यदि हम कुछ निष्कर्ष निकालें, ठीक है, तो निष्कर्ष निकालते हैं तो हमें पता चलता है विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों के अंतर्गत मुख्य रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते हैं, है ना। अलग से सिलेबस में कहीं नहीं लिखा ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन चूंकि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत लिखे हैं तो इन मौलिक सिद्धांतों से ये बात निश्चित हो जाती है कि आखिरकार हमें जो पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत वो पढ़ने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से दिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज। जैसे फिजिक्स की थ्योरी है तो वो यांत्रिकी के अंतर्गत आती है, मैकेनिक्स, गति के नियम न्यूटन ने जो दिए हैं, ऐसे तमाम है, बल, ऊर्जा, कार्य, शक्ति। इस टॉपिक से परीक्षा में जो सिद्धांत हैं, परीक्षा वहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फिर केमिस्ट्री के मौलिक सिद्धांतों में आप देखोगे तो परमाणु है, बायोलॉजी के मौलिक सिद्धांतों में तो जीवन की उत्पत्ति वाला मौलिक सिद्धांत है, AI ओपेरिन ने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जैव विकास के कुछ सिद्धांत हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कुछ आनुवंशिकी के सिद्धांत हैं, कोशिका का सिद्धांत है। तो हमें कुल मिला के जो यूनिट है 7 का पहला टॉपिक विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, तो इस मौलिक सिद्धांतों की परिभाषा को समझना होगा कि मौलिक सिद्धांतों की परिभाषा के अंतर्गत हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा पढ़ना है। बायोलॉजी के अंतर्गत और भी कई टॉपिक हैं जैसे मानव शरीर संरचना, जो मौलिक सिद्धांतों से अलग है, इसलिए उन्होंने अलग सिलेबस में जोड़ के रखा है, तो इसके ऑब्जेक्टिव अलग होंगे। मानव शरीर में होने वाले रोग, ये भी बायोलॉजी का हिस्सा है, ये उन्होंने टॉपिक अलग से दिया है, तो इसके ऑब्जेक्टिव अलग से होंगे। और एक बार जब मेंस में जब हम पढ़ रहे थे क्लास में, तब हमने इसके लिए कई प्रयास किए थे अच्छी तरीके से, जिसमें हमने तकरीबन 60-70 रोग लिख लिए थे, कुछ संक्रामक, कुछ गैर संक्रामक, कुछ अलग अलग, कुछ जेनेटिकल, कुछ नॉन जेनेटिकल। तो वहां से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो है बायोलॉजी के मौलिक सिद्धांतों से। फिजिक्स, केमिस्ट्री के हम एक एक करके आगे के दिनों में देखेंगे। बायोलॉजी से ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे एक निष्कर्ष निकाला गया है। जैसे वर्ष 2014 से लेके 2021 तक के अभी तक की जो परीक्षाएं हुई हैं, इन परीक्षाओं में यदि हम प्रश्न देखते हैं तो टोटल 47 प्रश्न आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। इन 47 प्रश्नों के अंतर्गत केवल और केवल 6 ही प्रश्न ऐसे हैं जो केमिस्ट्री से थे। केमिस्ट्री से आने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी थी? केवल 6। और वो कौन से टॉपिक थे इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। और फिजिक्स के जो प्रश्न थे इन 2014 से लेकर 2021 पिछली वर्ष जो परीक्षा हुई थी तब तक, तो टोटल 15 प्रश्न थे। बाकी के 26 प्रश्न जो थे वो आपके बायोलॉजी से थे। तो बायोलॉजी सबसे बड़ा एरिया है, दोनों को मिला दिया जाए तब भी बायोलॉजी को टच नहीं कर पा रहा, इसलिए बायोलॉजी सबसे पहले, क्योंकि हमें परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो वो सेक्टर सबसे पहले कंप्लीट करना है जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे ज्यादा वो 3 टॉपिक से आ रहे हैं। पहला अपना यही मौलिक सिद्धांत वाला टॉपिक, दूसरा मानव शरीर संरचना वाला टॉपिक और तीसरा मानव रोग। बायोलॉजी में यही 3 सेक्टर से परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं और यही 3 सिलेबस में डाले हैं, इसलिए बायोलॉजी सबसे पहले, ठीक है। तो हर रोज कौन से ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे ये मैं लेक्चर के एंड में बता दिया करूंगा, और हर रोज हमें उसका कंसेप्ट पढ़ के आना है। जैसे आज जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न बोर्ड पे है, अपने को ध्यान से देखना है और इसका आंसर क्या हो सकता है ये बताना है। इसके बाद आंसर मैं बताऊंगा और उसके आंसर के पीछे क्या लॉजिक है वो भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है? समवर्ती अंग, एनालॉगस जो ऑर्गन है वो निम्नलिखित में से कौन से हैं?
ये जो प्रश्न है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और उसके बाद मुझे आंसर बताने का प्रयास करें। एनालॉगस ऑर्गन यानी कि आपके समवर्ती अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख दोनों एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद यानी कि आगे के जो पैर हैं वो समवर्ती अंग होते हैं, और फिर उसके बाद तितली के पंख और मच्छर के पंख ये समवर्ती अंग होते हैं, या इनमें से कोई भी समवर्ती अंग नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए वाले कितने लोग हैं? एक बस, तुम बताओ। सी, तितली के पंख और मच्छर के पंख। पीछे तुम। गगनेंद्र है ना, वेरी गुड। आंसर है ए। आंसर ए क्यों है, अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। आंसर ए क्यों है, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए समरूप, इसी समरूप को कहते हैं हम समवर्ती अंग। समरूप को ही समवर्ती कहते हैं। समवर्ती या समरूप एक ही बात है, इंग्लिश में एनालॉगस होता है। तो इस धरती पे जितने भी जीव मौजूद हैं वो हर एक जीव पर्यावरण से या प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने के साथ साथ इवोल्यूशन हो रहा है, जीवों के शारीरिक मानसिक संरचना में परिवर्तन आ रहा है, जिस परिवर्तन को ही हम जैव विकास कहते हैं, जो हमने लेमार्क के माध्यम से लेमार्कवाद में समझा, डार्विन के माध्यम से डार्विनवाद में समझा, फिर उत्परिवर्तनवाद के अंतर्गत हमने डीवरीज ने जो कहा वो भी समझा, फिर न्यू डार्विनिज्म यानी कि नव डार्विनवाद के माध्यम से भी अपने आधुनिक संश्लेषणवाद का जो सिद्धांत था वो भी समझ लिया। तो ये सिद्धांतों के आधार पर जब हम समझते हैं तो हमें ये पता चलता है कि धीरे धीरे मनुष्य या अन्य जानवर जो अपने शरीर का उपयोग कर रहे हैं उससे उनकी संरचना किस प्रकार से भिन्न है या किस प्रकार से समान है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन यानी कि ऐसे अंग जो वृत्ति का मतलब व्यवसाय, वृत्ति मतलब व्यवसाय होता ना, व्यवसाय मतलब कोई भी कार्य, व्यवसाय मतलब कार्य। जैसे कहते हैं ना फॉर्म में लिखा रहता है आपके पापा क्या व्यवसाय कर रहे हैं, तो खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, इस तरीके से होता ना। तो वृत्ति मतलब व्यवसाय, व्यवसाय मतलब कार्य, यानी कि ऐसे ऑर्गन जिनके कार्य समान हो, जिनके कार्य क्या हो, समान हो, लेकिन उनकी संरचना अलग हो, ये चीज और जुड़ी होनी चाहिए। ऐसे दो या दो से अधिक जानवरों के या पशुओं के अंग जिनके कार्य समान हो, संरचना अलग हो, और कौन सी संरचना, भ्रूणीय विकास। जब वो गर्भ के अंदर पल रहा है तब उसके भ्रूणीय विकास की जो संरचना है वो अलग है, लेकिन जब वो विकसित हो चुका है और वो एक ही समान कार्य कर रहे हैं, संरचना अलग होने के बाद भी काम एक ही कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कहलाएंगे समवर्ती अंग। इसी का अपोजिट होता है समवर्ती और समरूप एक ही हुए। ठीक है, समवर्ती अंग, समरूप अंग, एक और होता है वो थोड़ा दिमाग से निकल गया है। वो ऐसे रहते हैं जिनके कार्य अलग होते हैं, उनको इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। इंग्लिश में थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा है। तो होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनके कार्य अलग अलग होते हैं लेकिन संरचना समान होती है, वो होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के जो हाथ हैं और घोड़े के आगे के जो पैर हैं उनकी संरचना सेम है लेकिन कार्य अलग अलग है। घोड़े के आगे के पैर चलने में मदद कर रहे हैं, आदमी के हाथ कार्य करने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे अंग जिनकी संरचना समान हो और कार्य अलग अलग हो वो होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे अंग जिनकी संरचना अलग अलग हो, काम समान हो, वो एनालॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एनालॉगस ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए एनालॉगस ऑर्गन चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, दोनों की संरचना अलग है, दोनों के काम उड़ने में ही मदद कर रहे हैं। फिर अपन सोचेंगे तितली के पंख और मच्छर के पंख में क्या अंतर है, तो उनका भ्रूणीय विकास अलग अलग है, उस स्तर पे इनमें अंतर नहीं किया जा सकता। ठीक है,
तो कुल मिला के इस पहले प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? ए क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे ऑर्गन जिनकी संरचना अलग अलग और कार्य समान होते हैं वही एनालॉगस ऑर्गन कहलाते हैं, और ऐसी स्थिति में ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सिंपल प्रश्न है, सब जानते हैं। 4 ऑप्शन है, एक एक करके देख लो। ऑप्शन सी, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका से संबंधित एक सिद्धांत दिया था जिसे अपन कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें से जो स्लाइडेन है वो वनस्पति वैज्ञानिक है और स्वान जो है वो जंतु वैज्ञानिक है। ठीक है, स्वान संस्कृत में स्वान मतलब कुत्ता होता है। संस्कृत में स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, हालांकि ऐसे स्वान नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए अपन थोड़ा ध्यान रखें। और कुत्ता जंतु है, कुत्ता जंतु है, इसका मतलब स्वान जंतु वैज्ञानिक है। थोड़ा याद करने के लिए ट्रिक बन जाएगी। तो स्वान जंतु वैज्ञानिक है और स्लाइडेन एक वनस्पति वैज्ञानिक है। और स्लाइडेन ने 1838 में, कब? स्लाइडेन ने 1838 में कोशिका से संबंधित एक सिद्धांत दिया था जिसको स्लाइडेन का कोशिका सिद्धांत नाम दिया गया। ऐसा ही कोई सिद्धांत स्वान भी 1839 में अपने माध्यम से, कुछ तो भी उसको पता नहीं था कि स्लाइडेन क्या काम कर रहा है, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से एक सिद्धांत दिया। बाद में देखा यार दोनों ने लगभग एक जैसे सिद्धांत दिए हैं, तो दोनों ने इस सिद्धांत को जोड़कर एक सिद्धांत बना दिया। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत, और सन लिखा हुआ मिलता है 1838-39, इस तरीके से मिलता है ना किताबों में। तो एक सिद्धांत 2 अलग अलग समय पे दिया गया, इसलिए 38-39 के नाम से मिल जाता है। लेकिन ये सिद्धांत पूरी तरीके से सही नहीं था, इसमें कुछ कमियां रह गई थी। उस कमियों को दूर करने के लिए अलग से 1855 में एक सिद्धांत और दिया गया जो इसी कोशिका सिद्धांत से संबंधित था। इस वैज्ञानिक का नाम था रुडोल्फ विरकोव। क्या नाम था? रुडोल्फ विरकोव। इस विरकोव नाम के वैज्ञानिक ने 1855 में कोशिका सिद्धांत के संबंध में एक फैक्ट और जोड़ दिया, और ये परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाएगा कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप किसने दिया, तो अपन बताएंगे रुडोल्फ विरकोव ने दिया। कोशिका सिद्धांत नहीं दिया है, कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप दिया है। और अंतिम रूप इसलिए दिया है क्योंकि कोशिका सिद्धांत में इन दोनों के द्वारा ये बात नहीं बताई गई थी कि नई कोशिका का विकास कैसे होता है, तो वो बात ये बता रहा है। 1855 में रुडोल्फ विरकोव कोशिका के संबंध में एक नई बात बताते हैं और ये कहते हैं कि प्रत्येक नई कोशिका का विकास अपने ही पूर्व कोशिका के विभाजन से होता है, और ये कोशिका सिद्धांत का मुख्य बिंदु है जिसको बताने वाला रुडोल्फ विरकोव 1855 में। इसीलिए परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया। कब दिया? 1838 और 39 में दिया। कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप किसने दिया? रुडोल्फ विरकोव ने दिया। कब दिया? 1855 में दिया। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत यह बात किसके द्वारा बताई गई कि नई कोशिका का विकास अपने पूर्व कोशिका के विभाजन से होता है, तो इनके द्वारा बताई गई। बाकी के ये क्या बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका के मिलने से होता है, यानी कि हमारा शरीर एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से हुआ है। जीवाणु का शरीर एक ही कोशिका का बना है। प्रत्येक कोशिका जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका में जीवों के संपूर्ण गुण लक्षण विकास करते हैं, निवास करते हैं, ये बात बता रहे हैं ये लोग। इसलिए कोशिका सिद्धांत के बारे में इन दोनों को जाना जाता है। तो पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ के आना है इसको, ठीक है, कल से पढ़ के आना। अगला प्रश्न क्या है? ऑन्कोलॉजी। विज्ञान की किस शाखा से जुड़ा है ऑन्कोलॉजी? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। ऑन्कोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है? हड्डी से, हड्डी से जुड़ा है ऑस्टियोलॉजी। ऑन्कोलॉजी पूछा मैंने, ऑन्कोलॉजी जुड़ा हुआ है आपके है, ऑन्कोलॉजी जुड़ा है आपके किससे? है डायबिटीज से नहीं, कैंसर से। ऑन्कोलॉजी विज्ञान की शाखा कैंसर।
ठीक है। अच्छा भाई, ऑन्कोलॉजी कैंसर के उपचार से जुड़ी हुई शाखा है। कैंसर का अध्ययन विज्ञान की शाखा ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, नोट कर लेना। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। ये बहुत सिंपल प्रश्न हो गया। तो विकास के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने दिया है। और कौन सा सिद्धांत दिया है डार्विन ने? डार्विनवाद। डार्विन एक बुक लिखी थी इन्होंने, अब वो नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे वो प्रश्न है, ठीक है। डार्विनवाद ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या कहा वो भी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो भी आगे प्रश्न है। फिर जब वो प्रश्न आएगा अपन तब डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखना, विकास का सिद्धांत, या कभी ये पूछ लिया जाए विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया या विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो अपने को डार्विन याद होना चाहिए, ठीक है। तो विकास का सिद्धांत देने वाले चार्ल्स डार्विन, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न अपना है पेलियोंटोलॉजी। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पेलियोंटोलॉजी को रखा गया है, या पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत हम निम्नलिखित में से किसका अध्ययन कर पा रहे हैं? सी, प्राइमेट्स का अध्ययन करने वाली जो शाखा है वो क्या है? आपकी पेलियोंटोलॉजी। ऐसा तुम बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे अनुसार, ठीक है। आंसर सही है या गलत अपन अभी जांच करेंगे आंसर की। आगे जीवाश्म फॉसिल द्वारा प्रभाव बता रहे हो। जीवाश्म तो हो ही नहीं, गगनेंद्र ने तो बोल दिया तो आंसर हो ही नहीं सकता। गगनेंद्र कब से सही बोलने लग गया? गगनेंद्र तुम फेमस हो जाओगे यूट्यूब पे। सी, क्योंकि वो सिंसियर स्टूडेंट है, उसने सी बोला तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो तुम ही डब्बा निकले, आंसर डी है जीवाश्म। जीवाश्म का अध्ययन विज्ञान की शाखा पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यदि अपन जंतु जीवाश्म का अध्ययन कर रहे हैं तो पेलियोजूलॉजी हो जाएगा। यदि अपन वनस्पति जीवाश्म का अध्ययन कर रहे हैं तो वो पेलियोबोटनी हो जाएगा। पेलियोजूलॉजी जंतु जीवाश्म यानी डायनासोर निकल रहे हैं, पेलियोजूलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अपन उसका परीक्षण कर रहे हैं। कोई वनस्पति का परीक्षण कर रहे हैं जो जीवाश्म है तो पेलियोबोटनी। और पेलियोंटोलॉजी यानी कि संपूर्ण जीवाश्म की शाखा, यानी कि ये एक तरीके से अपन बायोलॉजी मान लो, जीव विज्ञान एक तरीके से, और जीव विज्ञान की दो शाखा जंतु और वनस्पति। ऐसी पेलियोंटोलॉजी की दो शाखा, जंतु जीवाश्म और वनस्पति जीवाश्म, ठीक है। तो पेलियोंटोलॉजी जो है वो जीवाश्म का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है। और यदि जंतु जीवाश्म का अध्ययन कर रहे हैं तो पेलियोजूलॉजी, वनस्पति जीवाश्म का अध्ययन कर रहे हैं तो पेलियोबोटनी, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को ये भी याद रखना है कि भैया मध्य प्रदेश के अंदर एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के अंदर है ना एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है वो? डिंडोरी साइड। साइड मतलब क्या होता है? ऑप्शन में आएगा तो साइड लगाएंगे अपन, टिक करेंगे ना, कोई एक ऑप्शन, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल, चार ऑप्शन में क्या टिक करेंगे? डिंडोरी टिक करेंगे। साइड वाइड कुछ नहीं होता। डिंडोरी और मंडला के बॉर्डर पे है वो, अधिकांश भाग डिंडोरी में है, कुछ भाग मंडला में भी है। तो अगर डिंडोरी ऑप्शन में नहीं तो मंडला टिक कर देंगे, अगर मंडला ऑप्शन में नहीं है डिंडोरी है तो डिंडोरी टिक करेंगे, दोनों ऑप्शन में तो डिंडोरी टिक करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है आपका, वो जंतु जीवाश्म से संबंधित है कि वनस्पति? वनस्पति। भारत के अंदर 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वनस्पति के, इसमें से एक मध्य प्रदेश में है। तो अपना होमवर्क क्या हुआ, बाकी के 3 को ढूंढ के लाएं कि कौन कौन से जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत में। तो जो डिंडोरी में है वो वनस्पति जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ना कि जंतु। जंतु के अंतर्गत यदि हम देखें, डायनासोर कहाँ पाए जा रहे हैं? डायनासोर की हड्डी धार में मिली ना, मध्य प्रदेश। तो जंतु जीवाश्म का क्षेत्र धार, क्योंकि वहां से हमें जीवाश्म डायनासोर का मिला है, पेलियोजूलॉजी, ठीक है। फिर आगे पक्षियों का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है वो है ऑर्निथोलॉजी, जो ऑप्शन में था ना। ऑर्निथोलॉजी के अंदर अपन पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और हड्डियों का अध्ययन करने वाली ऑस्टियोलॉजी, दोनों में अंतर है, ये ऑर्निथोलॉजी है, ये ऑस्टियोलॉजी है। बाकी का प्राइमेट्स यानी कि मानव के जो पूर्वज हैं उनका अध्ययन करने वाली प्राइमेटोलॉजी है, सीधा सीधा प्राइमेटोलॉजी, ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट, प्रयोग और अप्रयोग का कानून या नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? नहीं, मैं बोलूंगा तो समझ जाओगे तुम, वो मैं बाद में बताऊंगा। यूज और डिसयूज, डार्विन। मैंने कहा मैं बोलूंगा तो तुरंत समझ जाओगे। यूज और डिसयूज यानी कि ये मिसयूज नहीं है कि पता चले किसी का तुम मिसयूज कर रहे हो, मिसयूज से अलग है। डिसयूज यानी कि जिसका यूज ही नहीं कर रहे हो। तो किसने दिया? डार्विन ने। कहां है डार्विन? गगनेंद्र हमेशा सही नहीं है, गलत आंसर है। लेमार्क। लेमार्क सही है। क्यों सही है लेमार्क? क्योंकि लेमार्क ने लेमार्कवाद दिया 1809 में, और उस 1809 के अंतर्गत एक किताब लिखी थी जिसके बारे में चर्चा आगे क्वेश्चन में है। और लेमार्क ने 1809 में जब ये किताब लिखी थी उस समय एक सिद्धांत दिया था लेमार्कवाद, और कहा है कि सृष्टि के समस्त जीव प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति में रहकर प्रकृति से संघर्ष करते हैं, संघर्ष के दौरान अपने जिन अंगों का यूज ज्यादा करते हैं उनका विकास ज्यादा होता है, जैसे जिराफ की गर्दन, तो अनुप्रयोग का सिद्धांत हो गया। और जिसका यूज नहीं करते हैं वो विकसित नहीं होता, जैसे सांप के पैर गायब हो गए। तो धीरे धीरे यूज और अनयूज यानी कि डिसयूज, अनुप्रयोग और प्रयोग के आधार पर ये एक नियम दिया गया लेमार्क के द्वारा, जिसको हम कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। तो जो किसने दिया? लेमार्क ने 1809 में। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? लेमार्क। ठीक है, प्रयोग और अप्रयोग, यूज और डिसयूज का जो नियम है लेमार्क द्वारा प्रतिपादित किया है। जीवों पर वातावरण का प्रभाव तथा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति लेमार्क के नियम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में कौन बता रहा है? लेमार्क बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति नामक किताब, यानी कि जीवन की उत्पत्ति का मतलब है ओरिजिन ऑफ लाइफ, स्पीसीज नहीं बोल रहा हूं मैं, स्पीसीज वाला आगे है। ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई? ये विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों के अंतर्गत एक किताब दी गई है, और आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसके द्वारा ये किताब लिखी गई है? डार्विन के द्वारा लिखी गई, और ये किताब 1936 में लिखी गई थी। डार्विन का आंसर बताने वाला गगनेंद्र है, मैं नहीं हूं। अभी भी ऑप्शन खुले हुए हैं, 4 में से कौन सा आंसर हो सकता है? ऑनलाइन वाले भी अपने अपने हिसाब से आंसर सेट कर लें, फिर इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नहीं बोल रहा हूं, ओरिजिन ऑफ लाइफ बोल रहा हूं, यानी कि जीवन की उत्पत्ति। आगे तुम्हारा नाम क्या है? नाम ही नहीं मालूम अपने को? निकिता। तो बताओ नाम निकिता है। निकिता, इनमें से कौन सा आंसर है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग माइनस मार्किंग नहीं देता, तो अपन तुक्का तो लगा ही सकते हैं। अक्कड़ बक्कड़ स्मिथ, ऐसा भी तुक्का मत लगाओ यार। देखो, तुक्का लगाने के अपने अपने कुछ नियम भी होते हैं। अपने को सबसे पहले तुक्का लगाने के लिए ये समझना पड़ता है कि इसमें से ये आंसर हो ही नहीं सकता, यानी कि एलिमिनेशन राउंड। तो सबसे पहले अगर हम किसी एक ऑप्शन को हटा दें, अगर नहीं हटाएंगे तो अंधभक्ति, अंध तुक्का लगाएंगे तो आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी केवल 25% होगी। चारों में से कोई भी तुक्का मार दो, यानी कि 4 में से 1 सही हो सकता है, किस्मत अच्छी हुई तो। लेकिन अगर हमने इनमें से कोई एक आंसर हटा दिया तो ऐसी स्थिति में हमारे आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी आएगी, यानी कि हमारे 3 में से 1 सही हो सकता है। 33% आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी। तो तुक्का लगाते समय हमें ये एलिमिनेशन राउंड खेलना है, ध्यान देना है कि आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर ये भी नहीं हो सकता। यदि हमने 2 हटा दी तो आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी 50%। फिर ऊपर वाला का नाम लो और जो ज्यादा सटीक लगे वो तुक्का मार दो। कॉन्सेप्ट बेस तुक्का मारोगे सही होगा, आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चलाओगे तो कभी सही नहीं होगा। ठीक है, इससे अच्छा तो एक साइड सी गोला भर दो, कम से कम उसमें से 3 तो सही निकल ही जाएंगे, सी या डी या बी, कोई भी। भागते भूत की लंगोटी सही। तो तुक्का मारने के लिए इन 3 चीजों पे फॉलो करना, एक एक करके हटाते जाना। और सबसे पहले हटेगा स्मिथ। स्मिथ आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि स्मिथ इन प्रैक्टिकल से जुड़ा ही हुआ नहीं है। अरे ऐसे तो और भी स्मिथ हैं, बॉलर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ओपेरिन। ओपेरिन यानी कि व्यक्ति का नाम है AI ओपेरिन।
इस ओपेरिन नाम के वैज्ञानिक ने 1936 में ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की एक किताब लिखी है, जिसके अंतर्गत एक सिद्धांत दिया है, जिस सिद्धांत के आधार पर यह बता रहा है इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो बिग बैंग थ्योरी के बाद हुआ है। और इस बिग बैंग थ्योरी के बाद धीरे धीरे पृथ्वी जब ठंडी हुई तो ठंडी होने के बाद इस पर जीवन संभव हुआ। उस जीवन के निर्माण के लिए ओपेरिन के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है, ओपेरिन मॉडल, वो इसी बुक के अंदर उन्होंने दिया है। ठीक है, और वो मॉडल का नाम था रासायनिक विकास, केमिकल इवोल्यूशन, जिसमें वो बताते हैं 8 चरण कि सबसे पहले ये जो पृथ्वी है वो परमाणु अवस्था में थी, यानी कि इसमें हल्के हल्के तत्व मौजूद थे, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऐसे हल्के हल्के तत्व मौजूद थे। ठीक है, फिर दूसरे चरण में यही परमाणु आगे चल के अणु का निर्माण करने लगे। हाइड्रोजन से जुड़ के हाइड्रोजन का अणु बना, हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से मिलके अमोनिया बना लिया, कार्बन से जुड़ के मीथेन बना लिया, ऐसे करके कई अणु बनने लगे। तीसरे चरण में जब ये पहुंचे तो ये अणु यौगिक में कन्वर्ट हुए, हालांकि ये भी यौगिक थे लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बने, यानी कि जटिल यौगिक बने। चौथे चरण में जब ये पहुंचे तो यही जटिल यौगिक आगे चल के न्यूक्लिक एसिड में बने। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। पांचवें चरण में पहुंचे तो यही डीएनए आरएनए आगे चल के सेल जैसी संरचना में, साइटोप्लाज्म जैसी संरचना में, न्यूक्लियोप्लाज्म जैसी संरचना में, डीएनए कोशिका के ढांचे में कन्वर्ट हुए। फिर छठवें चरण में जब पहुंचे तो आपको ये कोशिका बन के तैयार हो गई, जिसको प्रोकैरियोटिक सेल नाम दिया गया। सातवें चरण में जब ये पहुंचे तो इन्होंने देखा कि ये जो कोशिका है इसने अपने पोषण विधि का विकास कर लिया, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रिशन का विकास होने लगा। कुछ परजीवी थे, कुछ अपने आप भोजन बना रहे थे, ऑटोट्रॉप्स थे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बना रहा, फोटोसिंथेसिस से इसने जीवन को आगे बढ़ा दिया। जो परजीवी थे वो दूसरों पे आश्रित होने लगे, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे थे वो जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। इस तरीके से चीजें आगे चली और आठवें चरण में यही कोशिका आपस में जुड़कर बहुकोश के जीव बनने लगे, विकसित कोशिका बनने लगे, यूकैरियोटिक एनिमल बनने लगे। फिर धीरे धीरे जैव विकास चालू हो गया और हम भी बन गए। तो ये जो पूरा सिद्धांत है, इस पूरे सिद्धांत को अपन कहते हैं रासायनिक विकास का सिद्धांत, जो कि ओपेरिन मॉडल के आधार पर बताया गया। और ओपेरिन ने जो मॉडल दिया है अपना 1936 में जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की किताब में दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवन की उत्पत्ति 1936 में ओपेरिन के द्वारा दिया गया है। इन्होंने इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत या पूर्ण जानकारी दी है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। इसके अंदर था ना डार्विन, तो डार्विन ने जो सिद्धांत दिया है वो कौन सा सिद्धांत दिया है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। और मिलर एक और व्यक्ति है, मिलर के साथ यूरे या ऊरे भी लिखा मिलता है कहीं कहीं, मिलर यूरे नामक वैज्ञानिकों ने डार्विन के ये ओपेरिन के द्वारा दिए गए इस सिद्धांत का वैज्ञानिक परीक्षण करके इसको मान्यता दिलाई है कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मिलर यूरे का प्रयोग, ठीक है, जो इस वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए रासायनिक विकास के मॉडल से संबंधित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसके बारे में तुम अभी चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन मॉडल के आधार पर है, एआई ओपेरिन ने दिया ओरिजिन ऑफ लाइफ। लेकिन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक किसने दी? ये डार्विन ने लिखी है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की जो बुक है वो डार्विन के द्वारा लिखी गई है और ये बुक लिखी गई 1859 में, जिसके अंतर्गत इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं डार्विनवाद। और इस डार्विनवाद के अंतर्गत इन्होंने कहा है प्राकृतिक चयन। इन्होंने क्या कहा है? प्राकृतिक चयन। कैसे प्राकृतिक चयन की बात कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव जो है उसके अंदर अपार प्रजनन की क्षमता है। डार्विनवाद का सबसे पहला मुख्य बिंदु कि डार्विनवाद ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर प्रजनन की क्षमता होती है और अपने ही समान नए नए जीव को उत्पन्न करने में हर एक जीव सक्षम है। ठीक है, जब जीवों में प्रजनन की क्षमता है तो आगे चल के ज्यादा प्रजनन होगा, तो प्रजनन की ज्यादा वृद्धि होने से जीवों की संख्या में वृद्धि होगी। जब जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो आगे चल के एक समय ऐसे आएगा कि भोजन और आवास यानी कि रहने के लिए और खाने के लिए चीजों की कमी महसूस होने लगेगी। जैसे एक छोटा सा कोई एक एरिया मान लो, ये एक जंगल है, इस जंगल के अंदर एक शेर रह रहा है, तो इसके अंदर 5 हिरण हैं,
तो एक शेर 5 हिरण के लिए काफी है, मतलब एक शेर के लिए 5 हिरण काफी है, वो अपना काम चला लेगा, उदाहरण के लिए समझ रहे हैं। अब यहीं पे एक शेर ने किसी दूसरे शेर को जन्म दे दिया, तीसरे शेर को जन्म दे दिया, चौथे शेर को जन्म दे, अब इस पूरे एरिया में 5 शेर हो गए और हिरण तो 5 ही थी। मान के चलो हिरण ने आगे प्रजनन नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में अब खाने की समस्या आएगी, रहने की समस्या आएगी। जैसे अपने घर में शादी होती है तो अपना घर तो उतना ही बड़ा है, मेहमान जुड़ने लगते हैं तो रहने खाने की समस्या आने लगती है। हालांकि अपन पहले से बंदोबस्त करके रखते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पर जाते जाते अपने को तकिए तो कम पड़ ही जाते हैं। गोल वाला तकिया मेरा, लड़ाई होने लगती है, मतलब गोल वाला तेरा है लेकिन दिल वाला मेरा है, नहीं होती। फूफा जी को वो सॉफ्ट वाला तकिया चाहिए और सॉफ्ट तकिया नहीं अगर किसी और ने ले लिया तो वो फैल जाएंगे कि मेरा तकिया उनने रख लिया, हाँ ठीक है रख लो, मना नहीं करेंगे, वो बोले हाँ रख लो, लेकिन सुबह होते ही सुनाने लग जाएंगे, अरे इनके यहाँ तो तकिया ही नहीं मिलते, वो ऐसा तकिया दे दियो इतना हार्ड पूरी गर्दन दुख गई यार, अभी भी दर्द हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आती ना, इसी दिक्कत को बता रहे हैं डार्विन। जब संख्या बढ़ेगी तो इस संख्या के बढ़ने से जो दूसरी चीज उत्पन्न होगी वो है जीवन के लिए संघर्ष। जीवन का संघर्ष चालू हो जाएगा बाबू मोशाई। अब प्रत्येक जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए संघर्ष करेगा। डार्विन के सिद्धांत का दूसरा मेन बिंदु, संघर्ष तो करना पड़ेगा। और ये संघर्ष डार्विन बता रहे हैं कि 3 प्रकार से करना पड़ेंगे। पहला संघर्ष अपनी ही प्रजाति से, कि 5 शेर थे ना, 5 हिरण है, तो ये 5 शेर एक हिरण को खाएंगे तो कितना इनको भोजन मिलेगा, आपस में संघर्ष करेंगे ना, जो ज्यादा से ज्यादा खाना खा पाए। दूसरा संघर्ष होगा दूसरी प्रजाति से, दूसरी प्रजाति यानी कि वो हिरण, वो भी तो भागेगी और हिरण भी तो संघर्ष कर रही है इस शेर से, ठीक है। तो ऐसे हर एक जीव को अपनी और दूसरी प्रजाति से संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा जो संघर्ष ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं प्रकृति से, यानी कि आपको प्रकृति से भी संघर्ष करना है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी अकाल, कभी भूस्खलन, प्राकृतिक घटना, कभी ज्वालामुखी, कभी बाढ़, तो प्रकृति से संघर्ष करना है। और इस संघर्ष में जो अपने आप को फिट रख पाएगा वही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाएगा। तो तीसरे सिद्धांत में ये कहते हैं विविधताओं का वेरिएशन का आना। जब ये संघर्ष करते हैं तो इनके अंदर विविधताएं आने लगती हैं, वेरिएशन आने लगते हैं, और यही वेरिएशन क्या होने लगते हैं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने लगते हैं। डार्विन का ऐसा मानना है। और जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी तक आते आते वो वेरिएशन क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। तो वो वेरिएशन स्थायी जब हो जाते हैं उसको एक नाम दिया है, उसका नाम क्या दिया गया है, योग्यतम की उत्तरजीविका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि अब वो योग्य हो गया है उत्तरजीविका को बनाने के लिए, और जो योग्य है उसी का ही प्रकृति क्या करती है, चयन। इसी को बोला है उन्होंने प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन ये है डार्विन का सिद्धांत, और यही सिद्धांत हमें अपने जीवन में लागू करना है। कैसे? डार्विन जो बता रहे हैं वो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी लागू है। पिछली बार जो पीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें जितने भी लोगों ने परीक्षा दी होगी उतने तो इस बार भी बैठेंगे, अगली और भी नए कॉम्पिटिटर जुड़े होंगे, तो यानी कि लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है, तो संघर्ष बढ़ेगा। लगातार संख्या में वृद्धि हो रही तो संघर्ष बढ़ेगा, और ये संघर्ष 3 प्रकार से ही बढ़ेगा। पहला संघर्ष अपनी ही प्रजाति यानी कि अपने घर वाले। लड़कियों के साथ अक्सर समस्या होती है कि एक बार का समय है, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो शादी करनी, तो घर वालों से संघर्ष। लड़कों के साथ भी यही है, लेकिन ये समस्या लड़कों के साथ थोड़ी कम है। लेकिन लड़कों के साथ इससे जुड़ी दूसरी समस्या है, पड़ोसी का तुम्हारा लड़का कलेक्टर बनने गया था, 2 साल हो गए, हाँ एक बार प्री भी नहीं निकला, तो ये अपने लोगों से संघर्ष। दूसरा संघर्ष, चूंकि आप बाहर रह रहे हो तो दूसरी प्रजाति यानी कि आपका दोस्त, उससे संघर्ष। बोले पठान रिलीज होगी, चले क्या, बोल हट तेरी, तो नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि आपको उस संघर्ष में जीतना है, आपके अंदर वो वेरिएशन लाने के लिए आपको संघर्ष करना है। तीसरा संघर्ष आपका प्रकृति से। बोलेगा गर्मी है, दोपहर में खाना खा के नींद आती, तो सबको ही आती है, कम खाओ, ये थोड़ी ना करें कि मत खाओ, कम खाओ। दोपहर में रोटी कम कर दो और चावल को मना कर दो, पैसे ही बचेगा अपना। बोले कि हमको दोपहर में हाफ टिफिन दिया करो और शाम को चावल पूरी तरीके से बनो। संघर्ष तो करना पड़ेगा।
प्रकृति से संघर्ष। कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, तो गर्मी में दोपहर में नहीं पड़ रहे, सर्दी में रात में नहीं पड़ रहे, ठंडक लग रही है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। और इन तीनों संघर्ष में जो जीत जाएगा वही अपने अंदर वेरिएशन ला पाएगा। वेरिएशन मतलब नए नए फैक्ट को जुटा पाएगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएगा, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगा पाएगा। और यही वेरिएशन आगे जाएंगी योग्यतम, यानी कि वो योग्य बन जाएगा। और इसी योग्य का प्रकृति यानी कि आयोग चयन कर लेगा कि भैया तू ही है, तेरे लिए तो परीक्षा हुई थी, बाकी के सब तो ऐसे ही हैं लफंडर बाहर। तो योग्यतम की उत्तरजीविका और जीवन के लिए संघर्ष और प्राकृतिक चयन, ये तीन मुख्य बिंदु हैं डार्विन के सिद्धांत के। डार्विन के सिद्धांत के अंदर ये प्राकृतिक चयन मेन बिंदु है, और जिसका चयन होता है वही अपनी प्रजाति आगे बढ़ाता है, जिसको जैव विकास नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है? कुल मिला के प्रश्न का आंसर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखी है। ठीक है, कब लिखी है? 1959 में। लेकिन फिलोसफी ऑफ जूलॉजी ये बुक लिखी लेमार्क ने, जो मैंने वहां बताई नहीं थी, तो मैंने कहा आगे चर्चा करेंगे इस पे। जो लेमार्क व्यक्ति है, वो लेमार्क जो सिद्धांत दे रहा है लेमार्कवाद, वो 1809 में दे रहा है और इस किताब में दे रहा है फिलोसॉफिक जूलॉजिक। ठीक है, चलिए, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई, यानी कि हमारा जो प्रादुर्भाव है वो किस युग में हुआ है? 4 ऑप्शन है, प्लास्टोसीन एज में, मायोसीन एज में, प्लायोसीन एज में, ओलिगोसीन एज में। किस एज, किस इरा में हमारा जन्म हुआ? जन्म यानी कि मानव की उत्पत्ति हुई है। हाँ मोनिका, मोनिका नाम है ना? निकिता, हाँ सॉरी, तुम्हारा क्या नाम है? उर्वशी। उर्वशी बताओ, कोई भी एक ऑप्शन बता दो। ए ऑप्शन सही है क्या? नहीं है, सही आंसर है सी, मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई है। और ये युग 70 मिलियन वर्ष से 60 मिलियन ईसा पूर्व पुराना है। इस समय मानव के पूर्वज का क्या हुआ है? प्रादुर्भाव हुआ है। फिर उसमें बायोलॉजिकल क्या होने लगे हैं? चेंजेस आने लगे हैं, धीरे 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 धीरे। फिर बंदर, बंदर से मानव, और इस प्रकार गोरिल्ला वोरिल्ला होते हुए आज की स्थिति में पहुंचे। तो बहुत वर्ष पुराना है। ठीक है, अगला है जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में? यहां पे आप पूछा जा रहा है, मानव नहीं है, इस धरती पर जीवन, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंतर्गत पहली कोशिका बनने के बारे में दावा कर रहे हैं ओपेरिन, तो वो पहली कोशिका जिसमें जीवन संभव हुआ वो कब बनी? यानी कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति कब, किस महाकल्प यानी कि किस एज में हो रही है? बताओ। एक प्री कैम्ब्रियन युग में। पीछे तुम्हारा नाम क्या है? प्रियांश। और कोई आंसर देना चाहे? बी, प्रोटियोजोइक। चलो ठीक है, और ऐसे तो फिर सारे बोल दो ए बी सी डी। आंसर ए सही है, प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग में एक चट्टान बनी थी जो विश्व की सबसे पुरानी चट्टान है, भारत में मौजूद है, मालवा के पठार के बगल से है। नाम क्या है? गुजरात से दिल्ली की पहाड़ियों तक है, अरावली। और उसमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं है, क्योंकि उस समय तक जीवाश्म क्या, जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जीव तो बनना चालू हुए थे ना उस समय। अब बैक्टीरिया दब के क्या ही जीवाश्म बनेगा, है नहीं? तो इस प्रयोग करियर इसमें प्री कैम्ब्रियन युग में बनी अपनी जो चट्टान है अरावली पर्वत, तो उसमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय तक जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय से जीवन की उत्पत्ति चालू हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद का क्या कारण है? उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, वो किसने दी है ये नहीं पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में जो म्यूटेशन होता है, उस म्यूटेशन के पीछे का क्या कारण है? 4 ऑप्शन है, 4 में से चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, बाकी के 3 ऑप्शन में दिमाग लगाओ। तीनों में से अगर 2 लगता है कि सही है, तो तीसरा भले ही नहीं लगे होगा, ये निश्चित है। आंसर को सही साबित करने के पीछे, जैसे अपने को लगता है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र में आने वाले परिवर्तन म्यूटेशन को जन्म दे सकते हैं, तो बात तो सही है।
फिर हम ये बोलें कि जीन के अंदर आने वाला परिवर्तन भी म्यूटेशन को जन्म दे सकता है, ये बात भी सही है। अगर हमको कंफ्यूजन है डीएनए में आने वाले परिवर्तन क्या म्यूटेशन को जन्म देंगे कि नहीं देंगे, हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो मालूम है कि दो सही है, तो उपरोक्त तो सभी आंसर हो सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जब प्रारंभिक परीक्षा को लेता है तो 99.5% या 99.99% जब उपरोक्त तो सभी आंसर डाल देता है ना तो सही होता है। जब कभी तुक्का मारो तो मार देना, लेकिन 0.01% आंसर नहीं भी होता है। किस्मत खराब हुई तो हो सकता है कि वही अपना तुक्का सही नहीं बैठे, लेकिन मैक्सिमम पिछले आप 10 साल के नहीं 20 साल के भी पेपर उठाओगे और उपरोक्त सभी ऑप्शन में हैं, तो अगर 100 प्रश्न भी ऐसे उठा लोगे तो 99 प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे जिसमें से उपरोक्त सभी आंसर होगा। तो कभी तुक्का लगाना हो तो ध्यान देना। और यदि लास्ट ऑप्शन ये लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बस यही समझ लेना कि ये आंसर नहीं होगा, 3 में से कोई ना कोई तो निश्चित है। ये बहुत कम रेशियो ऐसा होता है कि उपरोक्त सभी नहीं निकले और उपरोक्त में से कोई नहीं निकल जाए, ऐसा रेयर केसेस में होता है। लेकिन ज्यादातर उपरोक्त सभी दिया है तो आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है तो वो आंसर नहीं होगा, कोई ना कोई तो इसमें होगा। किस्मत की बात है फिर। तो ऐसी स्थिति में हमें ये पता होना चाहिए कि मानव शरीर के अंदर या किसी भी जीव के शरीर के अंदर गुणसूत्र, जीन और डीएनए, इन तीनों में आने वाले परिवर्तन किसी भी व्यक्ति के शरीर में उत्परिवर्तन को जन्म दे सकते हैं। तीनों इसके मुख्य कारण में से हैं। जैसे ये आपका गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं आपके जीन डीएनए, गुणसूत्र के ऊपर पाए जा रहे हैं आपके डीएनए। कुछ संरचनात्मक तौर पे मैं थोड़ा सांकेतिक रूप से बना रहा हूं समझने के लिए। गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए उसके अंदर पाए जाने वाला मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस डीएनए के अंदर पाए जाते हैं आपके जीन, जो कि होती है आनुवंशिक इकाई। परीक्षा में पूछा जाए आनुवंशिक इकाई क्या है तो आपको बता देना है जीन, आनुवंशिक पदार्थ पूछा जाए तो आपको बता देना है डीएनए। और जीन और डीएनए का सम्मिलित रूप कहलाता है गुणसूत्र। मानव जीनोम परियोजना अपन ने पढ़ी थी मेंस में, मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो इस जीन के अंदर पाए जाने वाले गुणों के लक्षण और उनके परीक्षण से संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट, आर्कियोप्टेरिस किसका संयोजक था? यानी कि दो जो प्रकार के अलग अलग जीव हैं, जैसे कि सरीसृप और स्तनधारी, इन दोनों के बीच की कड़ी थी। जैसे इस धरती में जब जीवन उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले जल में हुआ, तो जल से निकलकर कुछ जीव थल में आए होंगे, तो ऐसे भी जीव रहे होंगे ना जिसके अंदर दोनों की विशेषता होगी, जल और थल, है ना। तो कुछ जीव ऐसे रहे होंगे तो वो संयोजक कड़ी हो गए। थल पर रहने वाले जीव कुछ रेंगने वाले होंगे, कुछ उड़ने वाले होंगे, तो कुछ जीव इन दोनों के बीच की कड़ी हो गए जो रेंग भी रहे होंगे, उड़ भी रहे होंगे। इस प्रकार से संयोजक कड़ी पूछा गया है आपको आर्कियोप्टेरिस के बारे में। आर्कियोप्टेरिस एक प्रकार का जीव है जो विलुप्त हो चुका है, और वो भी हमारे जन्म से कई वर्ष पहले विलुप्त हो चुका है। इस जीव के बारे में बताना है कि ये किसका संयोजक कड़ी है, कि किन दो अलग अलग समूह के बीच में पाया जाए। सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी को अपन कहते हैं आर्कियोप्टेरिस। ये रहा, ये रेंग कर चलने वाला जीव था जो उड़ने की क्षमता को विकसित कर चुका था। यानी कि इसके बाद जीव उड़ने वाले आए, इसके पहले जीव रेंगने वाले थे। तो ये मुख्य रूप से आर्कियोप्टेरिस सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी है। ये एक तरीके से पक्षियों के पूर्वज के स्तर पर अपन देख सकते हैं। हाँ, रेंगने वाले, जैसे सांप वगैरह वगैरह जो रेंग कर चलते हैं वो सरीसृप है, पक्षी वर्ग उड़ने वाले। डार्विनिज्म यानी कि डार्विन का सिद्धांत, डार्विनिज्म यानी कि डार्विनवाद। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपको कि इंग्लिश में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी छोड़ दो। अब डार्विनवाद लिखा होना चाहिए। परीक्षा का ही प्रश्न है, डार्विनवाद ना लिखते डार्विनिज्म लिखा है, लेकिन हिंदी में लिखा है डार्विनिज्म का मतलब डार्विनवाद। तो ऐसा टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में याद रखना जरूरी है। तो डार्विनवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्राकृतिक चयन। देखो, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था?
लेमार्क ने दिया था 1809 में, फिलोसफी जूलॉजिक नाम की किताब थी। लेमार्क बाद अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग मतलब अप्रयोग और प्रयोग की बात कर रहे हैं। जनन द्रव्य की निरंतरता, ये अलग व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। प्राकृतिक चयन, ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। उत्परिवर्तन डी वरीज के द्वारा दिए गए। अलग अलग प्रकार के सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनिज्म का मुख्य बिंदु है, यानी कि डार्विनवाद। और यहाँ पे आके अपना आज का सेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही करके कल हम जो पढ़ेंगे वो आनुवंशिकता से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। कल जेनेटिक्स को पढ़ के आना और उससे जुड़े ऑब्जेक्टिव लगा के आना, जिससे कल क्या रहेगा अपने को थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक।